आज का टॉपिक है साइंस। टोटल 25 क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये बिहार एसएससी और आने वाले एग्जाम सीजीएल 4 और बीपीएससी टीचर तैयारी 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और रेलवे के सारे एग्जामों के लिए। पहला प्रश्न है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थों के रूप में यौगिक एक्स क्या है? ए नंबर है बेकिंग सोडा, बी नंबर है धोवन सोडा, सी नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी नंबर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बदल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में, दंत चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने में होता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पर्दे पर प्राप्त हो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और ये उत्तल और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों होगा। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, ये दोनों हो सकता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? ए नंबर है सिल्वर ऑक्साइड, बी नंबर सिल्वर ब्रोमाइड, सी नंबर है सिल्वर क्लोराइड, डी नंबर है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। चौथा नंबर प्रश्न है, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? पहला है, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। तीसरा है, क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त होती है। एक परिनालिका ऐसे बना हुआ रहता है तो यह सकेंद्रीय वृत्त तो होगा ही, लेकिन क्षण चुंबक की भांति ये कार्य करेगा, विद्युत चुंबक की भांति कार्य करता है। 1 और 3 सही होगा। इसका नंबर ए नंबर आंसर सही होगा। परिनालिका के बाहर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका मान 0 रहता है। 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे, एड्स का पूर्ण नाम क्या होगा? फुल फॉर्म उसका क्या होगा? पूर्ण रूप उसका क्या होगा? ABCD दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट क्या आता है? अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश और अंतिम तत्व ज्ञात तत्व डैश है। तो पहला और अंतिम तत्व के बारे में बताना है, न्यूलैंड के अष्टक नियम पर कौन कौन था? ए नंबर में हाइड्रोजन थोरियम, बी नंबर में हाइड्रोजन जिरकोनियम, सी नंबर में है हीलियम जिरकोनियम, डी नंबर हाइड्रोजन लेंथेनम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पहला तत्व न्यूलैंड द्वारा हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम था। न्यूलैंड के अष्टक नियम जब उन्होंने दिया था उस समय 56 तत्वों का खोज हो गया था और इन्होंने कहा था इसके अलावा अब कोई भी तत्व पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये गलत साबित हुआ था। और इनका नियम जो है भारतीय संगीत के 8 स्वर्ण पर आधारित था। तो पहला, इनका नियम के अनुसार पहला तत्व जो था वह हर 8वें तत्व से गुण मिलता था और ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु संख्या पर नहीं, अभी आधुनिक परमाणु संख्या पर आधारित। और इनका एक कमी और था कि ये कैल्शियम तक, जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है, तो यहीं तक ये नियम लागू होता था। 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? ए नंबर है शैवाल और लाइकेन, बी नंबर प्रोटोजोआ लाइकेन, सी नंबर है शैवाल प्रोटोजोआ, डी नंबर जीवाणु कवक। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में डी नंबर इसका आंसर होगा, जीवाणु और कवक। पेड़ पौधे या कोई जीव जंतु जब मरता है तो उसको अवगठित करने में इसका मुख्य भूमिका रहता है, तो यह पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। बी नंबर है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है? ए नंबर, दर्पण पर अभिलंब होता है। बी नंबर, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। 3 नंबर, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो एक दर्पण बनाते हैं, जैसे अवतल दर्पण बनाए, ये मुख्य अक्ष गया तो इसके ऊपर फोकस रहता है, वक्रता केंद्र रहता है, स्थित रहता है यहाँ बिंदु, यहाँ फोकस रहा वस्तु, यहाँ इधर वक्रता केंद्र हुआ, यहाँ ध्रुव हुआ, ध्रुव को पी से दिखाते हैं, तो ये सब मुख्य फोकस पर रहता है। तो 3 नंबर स्टेटमेंट सही है, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित रहता है। और 1 नंबर जो कहता है कि दर्पण पर अभिलंब होता है, तो ठीक ये दर्पण है और दर्पण में सीधा लकीर जाता है, तो ये भी सही होगा। लेकिन दूसरा नंबर जो आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1 और 3, 1 और 3। 9 नंबर देखेंगे प्रश्न, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है? तो SER जिसका मतलब होता है चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में SER एक होता है चिकनी वाला, ये हो गया, और एक होता है रब वाला, खुरदुरा वाला। तो SER का मुख्य काम होता है औषधियों और विषों का निराविषीकरण करना। तो इसके द्वारा जैसे दवा वगैरह खाते हैं तो उसका विषहरण होता है, लिपिड संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में काम आता है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे,
विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रभावित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? 1 नंबर है कुंडली, 2 है मृदुल लौह और सी है विभक्त वलय, डी है ब्रश। तो इसका आंसर हो जाएगा विभक्त वलय। विद्युत मोटर का आविष्कार फैराडे द्वारा हुआ था। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। ये विद्युत चुम्बकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। बल्ब के फिलामेंट से डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोध, उच्च धारा, उच्च प्रतिरोधकता, उच्च वोल्टेज। तो उच्च प्रतिरोध बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोध बनाया जाता है। फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक भी उच्च होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिक की आवेश डैश तथा तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डैश, इसीलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश होगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, घटना बढ़ना घटना बढ़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर कि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा क्योंकि ये लिथियम जो है और ये फ्लोरीन जो है, लिथियम आवर्त सारणी देखेंगे तो लिथियम, उसके बाद बेरिलियम का ग्रुप आता है, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तब आता है फ्लोरीन। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जा रहा है ये क्रम। जब बाईं से दाईं जाएगा तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल भी बढ़ेगा और इसमें परमाणु त्रिज्या जो है घट जाता है। और परमाणु त्रिज्या बढ़ता कहाँ है? तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उसमें बढ़ता है। तो वर्ग में वो बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है परमाणु त्रिज्या, बाकी बात तीनों बढ़ेगा। 13 नंबर देखेंगे। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाश के परिकिरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन। तो यह प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखेगा। आकाश नीला प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखता है। परिकिरण और तरंगदैर्घ्य में यह समानता है कि तरंगदैर्घ्य का उल्टा होगा 1/λ4। तरंगदैर्घ्य लैम्डा को तरंगदैर्घ्य से सूचित करेंगे। तो जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य किसी भी कलर का, लाल, बैंगनी या जिसका कम होगा तो उसका परिकिरण ज़्यादा होगा। इसलिए नीले कलर का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो उसका परिकिरण ज़्यादा होता है, और लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा तो परिकिरण कम होगा। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल जो दिखता है वो भी प्रकाश के परिकिरण के कारण ही होता है। 14 नंबर देखेंगे। कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखेरने से रोकता है? ये फेफड़े से संबंधित अंग है। ट्रेकिया, उपास्थि के छल्ले, स्पाइन, पसली। तो उपास्थि के छल्ले इसका आंसर हो जाएगा। ये पाइपलाइन में ऐसे ऐसे छल्ला रहता होगा, उसी के द्वारा वायु के प्रवाह को बिखेरने से रोकता है वो। 15 नंबर प्रश्न है। एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट, एक पत्ती को काटा जाता है तो निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांक को दर्शाता है। तो 1, 2 से लेकर के दिया हुआ है यहाँ 5 नंबर तक, तो इसके सारे ऑप्शन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा कि ऊपरी अधिचर्म इसको बोला जाता है। निचली बाह्य त्वचा इस तरह की आकृति को बोला जाता है जब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। रक्षक कोशिका, ये हो जाएगा रक्षक कोशिका। और वायु अवकाश, ये जो खाली जगह दिख रहा है ये वायु अवकाश के रूप में हो जाएगा। हरित लवक, दोनों ओर से झिल्लियों से घिरा है हरित लवक, ये सारे हरित लवक के उदाहरण है। तो ये चित्रों को देख करके उनके नामकरण के बारे में पता करना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ जाते हैं 16 नंबर। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो श्वसन 2 तरह का होता है, एक वायु की उपस्थिति में, एक वायु के अनुपस्थिति में। ग्लूकोज का टूटने के बाद ये क्रिया होता है। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा पायरुवेट का जब टूटेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वायु की उपस्थिति में, ये क्रिया वायु की उपस्थिति में होगा। तो वायु की उपस्थिति का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो पायरुवेट टूटेगा CO2 H2 और ऊर्जा प्रदान करेगा। पायरुवेट जब टूटेगा तो ये क्रिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीजन के अभाव में पेशिया कोशिका में होता है और क्रिया। तो ऊर्जा के रूप में ये बात ध्यान रखेंगे कि वायु की उपस्थिति में 38 ATP ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा वायु की उपस्थिति में निकलता है वायु श्वसन में, और वायु श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा निकलता है 2 ATP के करीब और वायु श्वसन में आएगा, और 38 ATP के करीब वायु श्वसन में आएगा। ये ऑक्सीजन के रहने पर आएगा, ये ऑक्सीजन के अभाव में आएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? तो 4 ऑप्शन है। ओम का नियम है कि V समानुपाती I होता है। धारा वोल्ट के समानुपाती होगा, तो जब समानुपाती टूटेगा
स्थिरांक, तो ये आर में बदल जाएगा, तो v बराबर आर आई होगा, तो इसलिए इसका आंसर ए नंबर होगा। 18 नंबर है, वह अभिक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है कहलाती है। तो वह कहलाएगा कौन सा? वाष्पोत्सर्जन, अंतःसंयंदन, प्रासरण, भस्मीकरण। तो इसमें से बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अंतःसंयंदन। वाष्पोत्सर्जन, द्रव को वाष्प में बदलने के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है। प्रासरण है, तो प्रासरण को देख सकते हैं कि मान लिया चने को पानी में फूलने दिया है तो वो फूल जाता है, तो ये तरल उच्च सांद्रता से, तरल जो है तरलीय पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, तो ये प्रासरण की क्रिया कहलाता है। और यहाँ भूमि में प्रवेश करने वाले जल रिसाव को अंतःसंयंदन कहलाएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। फ्यूज तार को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। तो फ्यूज जो बनता है वो टीन और लेड के द्वारा बनता है। टीन की मात्रा ज़्यादा होता है, लेड की मात्रा कम होता है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये भी बात सही है। ये गलनांक कुछ नहीं होगा, गलनांक निम्न होगा, ताकि ज़्यादा वोल्टेज आए तो वो वहीं कट हो जाए। तो इसका, और इसको श्रेणी क्रम में फ्यूज तार को श्रेणीबद्ध जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर 1-2 होगा, तो 1-2 सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और डैश उत्पन्न होता है, तो कौन सा होगा इसमें आंसर? पहला ऑक्सीजन हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट, क्लोरीन ऑक्सीजन सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हाइड्रोजन क्लोरीन और NaOH। तो क्लोर एल्किल मतलब क्लोर क्षार अभिक्रिया जो होता है, सोडियम क्लोराइड के जल विलयन, सोडियम क्लोराइड प्लस जल को लेंगे तो ये जाकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार देगा और क्लोरीन देगा और साथ में हाइड्रोजन देगा। तो इसीलिए इसका आंसर बी नंबर है कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, उसमें NaOH है, तो इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम है, ये हो गया क्षार और ये हो गया क्लोरीन, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया इसको कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब विद्युतीकरण किया जाएगा तो ये अभिक्रिया निकल के आएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं, दो क्रमागत समझाते श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा? तो दो क्रमागत समझाते श्रेणी का जो सदस्य होगा बॉन्ड CH2 होगा, बॉन्ड CH2 होगा। अब इसका द्रव्यमान देख लेते हैं, कार्बन का हो जाता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुना 1, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 14, तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अब 22 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान करें, तो संतुलित करने बता रहा है। ये संतुलित करने का रहा है, P की जगह कोई अंक रखना है, Q की जगह रखना है, R की जगह रखना है, S की जगह रखना है, तो ये संतुलित करने के लिए कह रहा है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा कि यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से हर जगह गुना होगा, लोहा Fe भी 2 हो जाएगा, S भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन O भी 8 हो जाएगा। तो इधर देखेंगे ऑक्सीजन 8 है कि नहीं, क्योंकि उधर 1-1 हर जगह रखाएगा, तो 1 में कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 5 हुआ, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो कुल मिलाकर 8 हो गया। अब S सल्फर 2 है क्या नहीं, उधर 2 हो रहा था, यहाँ 2 गुना हुआ था तो सल्फर यहाँ 2 हो रहा था, तो इधर भी 2S है, तो ये भी हो गया। अब Fe भी यहाँ 2 है, तो ये संतुलित हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल जल जड़ से ले आता है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है। तो यहाँ संतुलित करने के लिए 4 ऑप्शन दिया है और इसमें भी हमको दो H2O और CO2 जो भाग ले रहा है उसी के बारे में बताना है कि ये कौन सा हो जाएगा आंसर इसका। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जैसे सी नंबर या किसी नंबर को चेंज कर लें, अगर पहले वाले को अगर इसको 12 बना दें कि ये 12 हो जाए, तो H2O जल 12 और कार्बन यहाँ 6 हो जाए, तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन का संख्या, संतुलित करना है तो ऑक्सीजन का संख्या देखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन O हो गया 12, यहाँ भी O हो गया 6 दूना 12, तो 12 24 हो गया। इधर उतने पुराना है, तो इधर संतुलित करने के लिए ऐसे प्रश्न में जो लेना था H2 और CO2 उन्हीं दोनों का ऑप्शन दिया था, तो उन्हीं दोनों को लेना। इधर भी यहाँ 6 लग जाएगा, तो 6 दूना 12 और 6 18, और यहाँ अगर 6 ले लेंगे तो यहाँ भी वो 6 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ पर हो गया 12 और यहाँ हो गया 6 18 और यहाँ 6, तो हो जाएगा 24। अब हाइड्रोजन देखें तो ये इधर 12, इधर हो जाएगा 24H और इधर भी हो जाएगा 12 और इधर 6 दूना 12 24 और ऑक्सीजन भी, तो ये 12 रखने के बाद यहाँ प्रूव हो जाता है। 12 और 6 रहेगा तो प्रूव हो जाएगा। उत्पाद की तरफ से हम लोग 6 लिए हैं तो उसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं, ये बोला था 2 ही चीज़ों को लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को, तो ये इसीलिए बनने के दरमियान में लेने के लिए कहा गया था। 24 नंबर है, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा। तो देखते हैं, आपतित प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण से गुजरते हैं, एक ये मुख्य अक्ष हो गया,
वक्ता केंद्र से, यहाँ एफ है, केंद्र मान लिया जाए यहाँ है इस लेंस का गोलीय दर्पण का, तो अवतल दर्पण का केंद्र यहाँ हो गया। अगर वस्तु कहीं भी हो, अगर यहाँ वस्तु है एफ है, तो अगर इससे इससे अगर होते हुए, सी से अगर होते हुए, वक्ता केंद्र से होते हुए अगर प्रकाश गया दर्पण पे, तो दर्पण पे टकराएगा और फिर से वो वापस होकर के रिटर्न आएगा, तो यहाँ कोण 0 डिग्री हो जाएगा। कोण यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वक्ता केंद्र का गुण है कि उससे होते हुए अगर प्रकाश जाता है तो वो वापस उसी दिशा में रिटर्न हो जाता है, यहाँ 0 डिग्री होगा। 25 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न। नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियां और उनके कार्य करने के तरीके को दर्शाती है। कौन सा विकल्प इनके सुमेलन को दर्शाता है? विधि, प्रभाव। तो विधि 4 है, प्रभाव देखते हैं कौन किसका होगा आंसर। कॉपर टी, इसका काम क्या है? ये निषेचन रोकता है मुख्य गोलियां, ये रोपण रुक जाएगा मुख्य गोलियां से। कंडम, इसका शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचता है। और नलिका उच्छेदन, ये नंबर हो जाएगा, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। तो ये देखेंगे 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा।